फिजिक्स में अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड का वीडियो लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा फॉर द अपकमिंग वीडियोस। और यहाँ पे आपको बहुत सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 12। क्योंकि इससे पहले वीडियो लेक्चर नंबर 5, 4, 3, 2 मैंने इसी यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पे मैंने आपको अपलोड किया हुआ था और रेगुलरली ऐसे ही आपको डे बाय डे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। उस वीडियोस में जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लाइव क्लासेस में भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो प्लीज बच्चों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, और जहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करेंगे। तो पेन निकालो, कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। चलो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में जो हम लोगों ने कुछ जनरल चीजें डिस्कस की थी वो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला ड्राइव किया होता 1/4πε0 Q/r², जिसको हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखा हुआ था। ठीक है, अगर इसी को अगर हम लोग वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r² r। या इसी को कुछ तीसरे तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r³ r। ये भी लिख सकते हैं। चलो, एक चीज और भी देखा हुआ था कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अभी ये समझो, जब हम लोग लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे उसमें हम लोग फील्ड लाइन हम लोगों को पढ़नी है इस तरीके से। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड इन द स्फेरिकल शेप होती है। बच्चों, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो क्या होती है बच्चों, इनवर्ड होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज आ गया। अभी तक तो हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ लिया था। ये पॉइंट चार्ज के लिए था कि अगर हमारे पास सिंगल वन चार्ज है और सिंगल वन चार्ज पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस निकालना है, तो वो इन्फ्लुएंस कितना होगा 1/4πε0 Q/r² होगा। अब कहानी कुछ थोड़ी बदल गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, मल्टीपल ऑफ चार्ज यहाँ पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस की हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन बदले देते हैं थोड़ा, तो थोड़ा सा यहीं से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज लिया, एक और मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मतलब पॉजिटिव चार्ज है जिसकी मैंने लाइन ऑफ फोर्सेस बना दी। अब हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया जहां पे है आपका टेस्ट चार्ज Q0, और मैं कहूं कि इस Q0 पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कितना होगा। तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्ज देखना है। बाकी इसके अबाउट ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ली, हमें उससे मतलब नहीं है। अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग जो फील्ड निकलेगी उससे हमें मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से निकल रही है आपका E1, ये है आपकी E1 फील्ड। अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया E1 है। अब इस वाले से है, तो अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ये इसका कंपोनेंट था, जो कि है आपका E2 वेक्टर। कितना है, E2 वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, तो एट द पॉइंट P पे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, मतलब इस चार्ज का अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा दैट इज द E1, और इस वाले चार्ज का अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग जो फील्ड कंपोनेंट होगा दैट इज E2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में आएगा कुछ इस तरीके से। वो क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दिस पॉइंट जहां पे आपका टेस्ट चार्ज है आपका कौन सा, Q0। कौन सा चार्ज है आपका, Q0। तो कुछ अब यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज होंगे आपके, हेडिंग आपने नोट कर ली होगी। अब यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे। उन चार्जेस का हमें क्या निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
तो यहां से हेडिंग में द्वारा लिखे दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चार्ज हमने ले लिए हैं और बहुत सारे चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलो तो डायग्राम, कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से, ये हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया आपका P और इस पॉइंट पे चार्ज है आपका Q0, ठीक है। ये पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट जिसपे ए पॉइंट हमने नाम दे दिया, जिसपे चार्ज है आपका Q1। एक हमने पॉइंट लिया आपका B और जिसपे चार्ज है आपका Q2। कितना है आपका, चलो ए बी पॉइंट हटा दो, ठीक है। इसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन किया तो कुछ इस तरीके से लाइन आ गई आपकी, ये हमने ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, दैट्स द व्हाट E1 वेक्टर। और इस वाले Q2 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग। इस P को इधर ले आओ, ये होगा आपका E2। इस E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां कहीं होगा आपका बीच में, ये कुछ इस तरीके से। और ये रिजल्टेंट आएगा आपको कौन सा, E1 प्लस E2 का वेक्टर सम होगा आपका Q1 Q2। चलो ये डिस्टेंस हो गई आपकी R1 वेक्टर, ये हो गई R वेक्टर और ये हो गई R2 वेक्टर। कितने हो गए, R2। अब इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस चाहिए, इस P पॉइंट को थोड़ा सा उठा के अंदर रख दो, ठीक है। अब हमें, चलो थोड़ा सा साफ कर दिया मैंने, ये हो गया आपका R2 वेक्टर। चलो Q1 और P के बीच का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा या जो आपका क्या होगा, यहां से डिस्टेंस होगी, उसको दो तरीके से लिखता हूं। एक तो लिखता हूं R1P वेक्टर और R1P कैप, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। दूसरा होगा आपका R2P वेक्टर के टर्म्स में R2P कैप, कुछ इस तरीके से। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ था, R1P का मतलब हो गया आपका द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट 1, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। R2P का मतलब हो गया द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट 2, जो कि यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ड्यू टू कॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉज ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, सिस्टम ऑफ चार्जेस का एट दैट पॉइंट। मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, मैंने क्या बोला हुआ है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कर लो, एट पॉइंट P is the vector sum of electric field, vector sum of electric field at that point due to system of charge, सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब इस पॉइंट P पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन इंडिविजुअल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। E इज इक्वल E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड डॉट 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 En। मतलब इस पॉइंट P पे टोटल फील्ड निकालनी है तो इसका फील्ड कंपोनेंट, इसका फील्ड कंपोनेंट, और भी अगर हम लोग चार्ज लेते तो उन सारे चार्जेस का क्या होता आपका, वेक्टर कंपोनेंट, मतलब वेक्टर एडिशन होता आपका।
इतना नोट करो क्योंकि मैं ये डेफिनेशन अभी रिमूव कर दूंगा मैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, एट दैट पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के अलावा ड्यू टू, इसको इस तरीके से लिखो, सिस्टम ऑफ चार्ज तक नोट कर लिया। चलो, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज या ड्यू टू individually electric field at that point due to individually charge, ड्यू टू इंडिविजुअली चार्ज भी आप लिख सकते हो। चलो तो मैं इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस डायग्राम के बेसिस पर हमें यहाँ पे फॉर्मूला डिजाइन करना है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में Q0 और Q1 के बीच में क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q0 कितना हो जाएगा आपका F1, जिसको हम लोग नाम दिए दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना हो जाएगा F1 अपॉन Q0, यही होगा। अब इसको इसमें पुट करोगे तो डायरेक्टली क्या लिख दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप। सिमिलरली E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा आपका F2 अपॉन Q0 जो कि हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप। और इसी तरीके से अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए कितना हो जाएगा Fn अपॉन Q0 दैट इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R NP स्क्वायर इंटू R NP कैप हो जाएगा। अब एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पे लिख सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कितना हो जाएगा बच्चों, अभी जस्ट मैंने लिखा था E वेक्टर इज इक्वल टू दी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर अप टू En वेक्टर हो जाएगा। चलो सारी वैल्यूज पुट कर दो। E वेक्टर सब में क्या दिख रहा है 1/4 पाई सब में कॉमन दिख रहा है, तो चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ब्रैकेट के अंदर Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप एंड अप टू कहाँ तक जाएगा Qn अपॉन RNP स्क्वायर इंटू RNP कैप हो जाएगा बच्चों। चलो इसके बाद दो स्टेप और हैं तो इसको मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। अब इसी को हम थोड़ा समीशन के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से लिमिट लगाओ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 से लेकर आपका n तक, यहाँ पर दिया जाओ 1p 2p 3p, मतलब यहाँ से लिमिट हमें समीशन की लिमिट लेनी पड़ेगी i इज इक्वल 1 से लेके आपका कहाँ तक n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, और जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं qi अपॉन r ip स्क्वायर इंटू r ip कैप, और ये हमारे पास डिजाइन हो गया आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को भी दो फॉर्म में और हम ब्रेक कर सकते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। चलो यहां से इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल 1 से लेके n qi अपॉन, इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं तो r i p q
इंटू RIP वेक्टर भी लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्म भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है एक फॉर्म आपका ये हो गया, एक फॉर्म आपका ये हो गया, एक फॉर्म आपका ये हो गया। मतलब इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने 3 फॉर्म में ब्रेक किया बच्चों। तो जल्दी से नोट करो। आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गई होगी। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी में सॉल्व आउट करते हैं, नोट करो। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन एयर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टिंग फील्ड इज 0। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 2 चार्ज हैं +16 माइक्रोकूलम का और एक -9 माइक्रोकूलम का, इनके बीच का सेपरेशन है 8 सेंटीमीटर। बच्चों एक चीज जरा मेरे को बताना, यहाँ पे इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड 0 कब होगी? जब इन दोनों का फील्ड, मतलब फील्ड ड्यू टू कॉज ऑफ 16 माइक्रोकूलम और फील्ड ड्यू टू कॉज ऑफ द -9 माइक्रोकूलम हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो 0 होगी। डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए, अगर डायरेक्शन सेम हुई तो ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे, रिजल्टिंग फील्ड आपकी 0 होगी। या इसी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, E1 + E2 दैट इज इक्वल टू द 0। ये बच्चों फॉर्मूला कब लगाओगे? जब आप यहाँ पे -9 + 6, मतलब आप यहाँ पे साइन यूज करोगे, मतलब पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन यूज करोगे, तब ये फॉर्मूला लगा लेना। और अगर आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड रख रहे हो, साइन नहीं ले रहे हो, प्लस माइनस कुछ नहीं ले रहे हो, प्लस तो लेता ही है तो लोग, माइनस अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर आप यही फॉर्मूला रखोगे। ठीक है बच्चों, तो E1 = E2 या E1 + E2 इसको लिख लो विद साइन। जब आप रखोगे तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और जब आप मैग्नीट्यूड रखोगे तो केवल यही वाला रखना। चलो मैं इसी से लेके चलता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ साइन रखोगे, माइनस साइन उस साइड ले जाओगे, तब बात तो यही आ जाएगी ना, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। चलो तो मैं ये वाला लेके चलता हूँ, 1/4πε0 Q1 चलो ये हमने ले लिया पॉइंट, और ये डिस्टेंस हमने मान ली x डिस्टेंस फ्रॉम द 16 माइक्रोकूलम जो है वो आपका पॉइंट होगा आपका, यहाँ पे रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या हो रही है आपका 0। तो चलो ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन 0.08 माइनस का x², क्योंकि 8 सेंटीमीटर गिवन है। चलो कैंसिल आउट, Q1 की वैल्यू 16 × 10⁻⁶ अपॉन x², और ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁶ अपॉन 0.08 माइनस x का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट, ट्रांसफर करो इसको, ये हो जाएगा 16 0.08 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल 9x²। इसको प्रॉपर फॉर्म में ले जाओ तो 0.08 माइनस x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0. मल्टीप्लाई इसके अंदर जाएगा तो 32 माइनस का 4x, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3x। चलो एक बार प्लस साइन लिया तो 0.32, प्लस साइन लिया तो ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x, x इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.32 अपॉन 7 मीटर, और जिसको सेंटीमीटर में लिखो तो 32/7 सेंटीमीटर लिख सकते हो। एक बार जब आपने नेगेटिव साइन दिया तो 0.32 माइनस का 4x इज इक्वल माइनस का 3x, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का x, मतलब 0.32 मीटर, और x इज इक्वल मतलब 32 सेंटीमीटर। तो भैया 32 तो जो होगा वो पॉइंट क्या होगा, यहां से दूर होगा, जबकि उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टिंग फील्ड इज 0, मतलब 2 पॉइंट चार्ज दिस वन। हाँ, मतलब हमें इन दोनों के बीच में वो डिस्टेंस बतानी है। अगर हम इन दोनों के बीच में बात करें तो ये आएगा आपका कितना 32/7, क्योंकि 32/7 इसी के बीच में आपका क्या करेगा, लाई करेगा, मतलब 7 चौको 28, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ऐसी 8 सेंटीमीटर। अगर हम लोग उस पॉइंट की बात करते हैं तो वो आउट ऑफ फील्ड, मतलब आउट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग यहाँ कहीं होगा आपका 32 सेंटीमीटर पे। तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग इसी 8 सेंटीमीटर के बीच में हम लोग निकालना है, तो वो होगा 32/7। नोट करो, दूसरा क्वेश्चन एक और सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, नोट करो जल्दी से।
चलो तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है आपका, ठीक है। और यहां से ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, तो ये डायरेक्शन दिखाया हुआ। सी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी आउटवर्ड होगी, ये होगा ई सी। और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट द पॉइंट पी, जो की होगी आपकी ई बी। अब यहां से जरा एक चीज देखो, पी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, मतलब ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो कि हाइपोटेन्यूज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब पी पॉइंट की डिस्टेंस ए से क्या होगी आपकी, जो भी होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, पी की आपकी सी पॉइंट से भी इक्वल होगी। चार्ज भी आपका सेम दिख रहा है, डिस्टेंस भी आपका सेम हो गया, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, EC एंड EA हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज भैया सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मैंने क्या लिखा, EC and EA having equal magnitude and opposite direction, then they cancel out to each other। चलो अगर हमने ये क्या ले लिया, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, चलो ये 90 डिग्री का, कि उस टाइम 45 डिग्री का, ये वाला आपका 45 डिग्री का, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था तो ये 90 डिग्री का हो गया था, ठीक है। अब हमें EB निकालना है। चलो पहले EB का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। EB निकालने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ेगा, चार्ज आपका Q है, डिस्टेंस कौन सी होगी आपकी, BP स्क्वायर, कौन सी होगी, BP स्क्वायर होगी आपकी डिस्टेंस। अब कहानी यहीं फंस गई कि हमें BP निकालना है। चलो BP डिस्टेंस ये है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल की साइड ए गिवन है आपको, ट्रायंगल की ये वाली साइड आपको A गिवन है और ये वाले भी A गिवन है, ठीक है। चलो ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये वाला एंगल इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमें पता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू दी, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो गया आपका BP और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका A का, तो BP इज इक्वल हो जाएगा A sin 45 डिग्री, और जो कि हो जाएगा A इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा A/√2। और आगे तो कर दो, EB इज इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन, ये हो जाएगा A/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा EB इज इक्वल 1/4πε0 इंटू 2Q अपॉन A स्क्वायर। ये तो निकल आया मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ दिख रही है, यही तो है डायरेक्शन आपकी, यही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्शन के लिए, along BP, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ना तो हमें ये निकालना पड़ा, ना हमें EC निकालना पड़ा, और हमने क्या निकाला, केवल EB निकाला। क्वेश्चन देखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, थोड़ा टफ लग रहा था। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे, जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस, जो कि होगी आपकी लेक्चर नंबर 7, और जिसमें हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज के बारे में। तो कल आपको मिलेगी वीडियो नंबर 7, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, टेक केयर ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।